नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ तीसरे से 7वें चरण की जो वोटिंग होने वाली है उसके लिए मैं देश के प्रबुद्ध मतदाताओं और ख़ासकर सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हों, अनुसूचित जनजाति हों, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक हों, उनके सामने कुछ यक्ष प्रश्न मैं रखूँगा कि इसको देखते हुए ही तीसरे से 7वें फेज तक का वोट डालना चाहिए सभी लोगों को, इस देश की लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए, सामाजिक न्याय के हित के लिए और देश की एकता अखंडता के दृष्टिकोण से। सबसे पहले तो मैं ये चर्चा करूं कि दिनांक 3 मई 2024 को जब कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि श्री राहुल गांधी रायबरेली से खड़े होंगे तो बहुत अफसोस हुआ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया को लेकर। मुझे याद आने लगा कि मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर अब तक के सभी माननीय एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के उद्बोधन को सुना है, चाहे आमना सामनी हो या टीवी पर इलेक्शन डिबेट वगैरह में। लेकिन मुझे नहीं कभी लगा कि कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह से इस घटना को लें कि डरो मत, भागो मत, लड़ो। अरे कोई ये पहलवानी थोड़े ही है। इस देश में सभी पार्टी को अपना हक है, अपनी उसकी स्ट्रेटजी होती है, वो उस ढंग से अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी मजबूरी है भाई कि इतने बदनाम व्यक्ति को, जो कैसरगंज के सांसद हैं श्री ब्रजभूषण शरण सिंह, कौन सी मजबूरी है जब भारतीय जनता पार्टी जब 400 पार का नारा लगा रही है तो कौन सी मजबूरी है कि वैसे बदनाम व्यक्ति के बेटा को वहाँ टिकट देना जरूरी है? सिर्फ वोट के लिए ही ना, कि चूँकि उनके पास 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, काफ़ी संपत्तिवान हैं, बाहुबली हैं और उनका प्रभाव अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती इत्यादि लोकसभा सीटों पर। क्या भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में हर जगह है, आखिर जम्मू कश्मीर के कश्मीर इलाके की सीटों पर उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं देना उचित क्यों समझा? तो सभी दलों की अपनी अपनी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए अगर वो दक्षिण से वायनाड से लड़ रहे हैं, जब इलेक्शन कमीशन का है कि 2 सीट से लड़ सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 का चुनाव 2 जगह से लड़ा, बड़े बड़े नेता हुए और जीत हार तो चुनाव में होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का अवश्य ख्याल रखना चाहिए कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता बलरामपुर और ग्वालियर जैसे सीटों पर चुनाव हार चुके हैं, श्री आडवाणी जी जैसे नेता चुनाव हारे हैं और किसी हर पार्टी के बड़े से बड़े नेता चुनाव हारते रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी 1977 का। तो इसलिए सभी पार्टी का अपना है, अपना देखिए कि हमें क्या करना है। अब मैं आता हूँ कि चूँकि 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, 190 सीट्स पर वोटिंग हो चुकी है और कई तरह के सिचुएशंस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर जिस तरह से अटैक कर रही है, तो लगता है कि बीजेपी को भी फीडबैक इस तरह का है कि टक्कर करिए। चूँकि जो बातें कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है ही नहीं, इनहेरिटेंस एक्ट कहीं नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा बार बार की जा रही है। मुस्लिमों के आरक्षण का सवाल बार बार खड़ा, अरे मुस्लिम को आरक्षण कहाँ है? हर राज्य में तो बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट में भी जो पिछड़े वर्ग के मुस्लिम हैं उनको आज से नहीं, शुरू से मिल रहा है। 1929 से मद्रास प्रांत में मैं समझता हूँ कि मिल रहा है। 1978 से कर्पूरी ठाकुर जी ने शुरुआत की। उस लिस्ट को देखिए जिन्हें आज भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जननायक जी को। तो ये सब, हाँ, जहाँ पर अलग रिजर्वेशन हैं
तो उनको यह भी देखना चाहिए कि जैसे एक कर्नाटक का इशू मैं लूँगा जो सोशल मीडिया पर मैंने टच किया, गूगल पर सर्च किया कि 1995 में वो आरक्षण लागू हुआ जब श्री एच.डी. देवगौड़ा साहब वहाँ के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद तो कई टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है कर्नाटक में, उन्होंने क्यों नहीं देखा? उन्हें याद आई 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले। तो मैं अब सिर्फ कुछ बातें रख दे रहा हूँ संक्षेप में भारतीय जनता के समक्ष, और खासकर सोशल जस्टिस से जुड़े हुए SC, ST, MBC, BC माइनॉरिटीज़ को कि वोट देने के पहले सोचिए कि जब बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे करा दिया, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करा दिया, फिर किस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कास्ट सर्वे के लिए हामी नहीं भर रही है, जबकि 2021 का सेंसस बाकी, एक कॉलम बढ़ाने की जरूरत है। उसमें आखिर क्यों डर है? जब यह कहा गया था कि 3 महीने में काला धन आएगा 2014 में, उसका क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, इसको अवश्य याद रखा जाना चाहिए, जिसे बाद में कह दिया गया कि ये जुमला था। 2022 तक किसानों की आय दुगनी हुई, क्या ये हुई? प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वचन दिया गया था, क्या ऐसा हुआ? क्या सिर्फ रिपोर्ट के अनुसार लगभग 8 लाख के लगभग नौकरियां 10 वर्षों में दी गई? अग्निवीर योजना कहाँ तक हमारे युवाओं के लिए हितकारी है, जिसमें न पेंशन मिलना है और 4.5 वर्ष के बाद सिर्फ 25% लोगों को रेगुलर सैनिक में बहाल होना है। 400 पार का नारा देने वाले जो बीजेपी के कई नेता हैं, उनके संबंध में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं अब तक स्पष्ट कर रही है कि श्री अनंत हेगड़े हों, श्रीमती ज्योति मिर्धा हों या श्री लल्लू सिंह जैसे लोग हों, ये लोग 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि हमें संविधान में संशोधन करने के लिए ये चाहिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बड़ी संख्या में जो निजीकरण किए गए, उसमें SC, ST, OBC का रिजर्वेशन प्रभावित हुआ या नहीं हुआ? एयरपोर्ट, बहुत से रेलवे स्टेशन, बहुत से पोर्ट्स मेंटेनेंस के नाम पर बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिए गए, क्या इससे SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ का भला हुआ? SC, ST, OBC रिजर्वेशन पर 50% कैप के संबंध में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है? MP और MLA के जो महिला आरक्षण का कानून बना, जो 2029 में लागू होने वाला है, उसमें SC, ST और OBC की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? IIT, एम्स और IIM जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में फैकल्टीज में SC, ST, OBC का रिप्रेजेंटेशन आज भी नगण्य है। इसके संबंध में क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए था? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो वाइस चांसलर्स हैं और जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में जो नगण्य संख्या है SC, ST, OBC, इसके लिए क्या किया हमारी सरकार ने? सेक्रेटरीज के जो 90 पद हैं, इसमें SC, ST, OBC की संख्या सिर्फ 7 क्यों है? किसान आंदोलन में जो शहादत हुई 700 से ऊपर किसानों की, और जो MSP का इशू है, इसके संबंध में क्या हुआ? मजदूरों के संबंध में जो कानून लाए गए बिना उनके सहमति से, उसकी क्या स्थिति है और क्यों? मनरेगा का आज क्या हाल हो गया? ऐसी परिस्थिति क्यों? 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ किए गए, इसकी ज़रूरत क्या थी? जो आर्थिक भगोरे हैं, विजय माल्या और अन्य, उनको भारत लाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? पेट्रोल डीजल सिलेंडर इतने महंगे क्यों हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ईंधन की कीमतें काफ़ी घटी हैं 2014 के अनुपात में? महंगाई कम करने के लिए क्या उचित प्रयास किए गए? शिक्षा के सिलेबस में, शिक्षा से जुड़े सिलेबस में एकदम प्लान्ड वे में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, वो किस उद्देश्य से किए जा रहे हैं? गरीबों के स्वास्थ्य बीमा की राशि बढ़ाने के लिए, जैसा कि राजस्थान में हुआ था 25 लाख तक का, ऐसा क्यों नहीं हुआ? महिला पहलवानों को जो अपमानित किया गया, उसके संबंध में भारत सरकार ने क्या किया?
और प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट के लिए वोट मांगने कौन गए? जब दिसंबर 2023 में ही ये कहिए पेन ड्राइव घूम रहे थे, सारी जानकारी थी, तो फिर जेडीएस से समझौता किस पार्टी ने किया और प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगने की ज़रूरत क्या पड़ी? और जब ये मामले अब सबके संज्ञान में आ गए हैं तो उसके लिए उनको किस तरह से जल्द सजा दिलाई जाए, इसके संबंध में क्या हो रहा है? कॉरपोरेट टैक्स के रेट को घटाने की क्या ज़रूरत थी? नोटबंदी में जो परेशानी हुई गरीबों को, उसको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और जो लेटरल एंट्री से डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं, डिप्टी सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं, उसमें SC ST OBC रिजर्वेशन क्यों नहीं? तो मैं स्पेशली सोशल जस्टिस के लोगों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वोट देने के पहले इन सारी बातों को अवश्य देखें और यह भी देखें कि कौन सी पार्टियाँ सामाजिक न्याय के हित में वचन दे रही हैं और घोषणा कर रही हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।